दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ये हम आपको इस मूवी में बताएंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक ऑनलाइन ऐप यूज कर रहा होता है। दरअसल इस ऐप का नाम टारगेट है और यहाँ पर हम सेकंड हैंड चीजों को खरीद और बेच सकते हैं। तभी ये लड़का एक लड़की को अपना एड्रेस सेंड करता है, लेकिन वो इस लड़की को नहीं जानता। दरअसल वो ये इसीलिए करता है क्योंकि उसने इस ऐप पर अपना एक लैपटॉप सेल करने के लिए लगाया होता है और वो लड़की उस लैपटॉप को फिजिकली देखना चाहती है। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें एक लड़की सुयंग दिखाई जाती है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की मैनेजर होती है और वो अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि इनकी एक गलती की वजह से एक डिजाइन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सुयंग को अपने सीनियर से डांट पड़ती है। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि सुयंग का बॉस उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। सुयंग अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम टीना है उससे अपनी शिफ्टिंग के बारे में बात कर रही होती है और उसे बताती है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। उसकी दोस्त उसे टारगेट ऐप के बारे में बताती है जहाँ पर वो सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीद सकती है। तभी हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसने अपना लैपटॉप सेल करने के लिए लगाया था और आज वो लड़की जिसने लैपटॉप खरीदना था वो देखने के लिए इसके घर आ रही है। तभी वो लड़का तैयार हो रहा होता है। इतने में उस लड़की का मैसेज आता है कि आज मैं किसी काम से बिजी हूँ, इसीलिए मेरा भाई तुम्हारे घर लैपटॉप देखने आए। एक लड़का आता है और घर में आकर लैपटॉप देख रहा होता है कि देखते देखते अचानक से वो चाकू उस लड़के के पेट में मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का सीरियल किलर है जो इसके घर आया था। अब वो इसके घर में पड़े हुए सारे सामान की पिक्चर्स लेकर उसी ऐप पर वापस लगा देता है। शिफ्ट होते हैं हमें सुयंग दिखाई जाती है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही होती है। तभी अचानक से उसका बॉस किम आता है तो उसे देखकर डर जाती है, मगर साथ ही में उसकी दोस्त भी आ जाती है और वो लोग तो इसके लिए खाना लेकर आए होते हैं। खाना खाने के बाद सुयंग उनको अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर जाने के बाद सुयंग का बॉस उसकी वॉशिंग मशीन ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं ठीक हो पाती। तभी सुयंग टारगेट ऐप से एक सेकंड हैंड मशीन का ऑर्डर दे देती है। जब वो मशीन घर आती है इंस्टॉलेशन के बाद पता चलता है कि वो मशीन भी खराब है। सुयंग वॉशिंग मशीन के ऑनर को मैसेज करने ही लगती है तो वो देखती है कि ऐप पर उस ऑनर का सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन ही फेक है। फिर वो साइबर सेल में रिपोर्ट लिखवाने जाती है। वहाँ पर डिटेक्टिव ना उसकी एफआईआर तो लिख लेते हैं, लेकिन वो इस मैटर को ज्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि ऐसे छोटे मोटे केसेस तो रोज ही आते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो सुयंग को तसल्ली देते हैं कि वो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। सुयंग के पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो नई वॉशिंग मशीन ले सके, इसीलिए उसे अपने कपड़े पब्लिक लॉन्ड्री में धोने पड़ते हैं। लेकिन उसे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इसीलिए वो मजबूर इंस्टॉलेशन पे वॉशिंग मशीन ले लेती है। लेकिन उस वाली वॉशिंग मशीन के ओनर पर उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ और वो खुद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। बहुत ढूंढने पर उसे एक ऐसी प्रोफाइल मिलती है जहाँ पर सेम उसी तरीके से चीजें बेची जाती हैं जिस तरह उस वॉशिंग मशीन के ओनर ने बेची थी। दरअसल ये वॉशिंग मशीन उसी लड़के की होती है जिसका स्टार्टिंग में मर्डर हुआ था। सुयंग हर प्रोफाइल के नीचे ये कमेंट कर देती है कि इसको मनी ट्रांसफर मत करना, ये एक फेल प्रोफाइल है और मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा दी है। दूसरी तरफ उस स्कैमर को भी ये बात पता चल गई थी कि सुयंग उस पर केस कर रही है, इसीलिए वो सुयंग का सारा डाटा निकाल कर उसे एक फेक प्रोफाइल से मैसेज करता है। सुयंग मैसेज पे ही उस स्कैमर के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वो स्कैमर मैसेज नहीं करता तो सुयंग समझती है कि वो ये जंग जीत गई है, मगर ऐसा नहीं होता, ये तो अभी शुरुआत है। सीन शिफ्ट होते हैं और अगले दिन सुयंग अपने ऑफिस लेट पहुंचती है तो उसका बॉस के मुंह से डांटता है, मगर सुयंग को अपने बॉस की डांट सारे उस स्कैमर की तरह लगती है और उसे अपने बॉस पर शक होता है। तभी सुयंग को डिफरेंट नंबर से बहुत ज्यादा कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी स्कैमर का होता है। उसने सुयंग का नंबर डिफरेंट वेबसाइट पे लगा दिया होता है, जिसकी वजह से लोग उसे तंग कर रहे होते हैं। गुस्से में आकर सुयंग दोबारा टारगेट ऐप पर जाती है और उस स्कैमर की सारी
पोस्ट के नीचे कमेंट करना शुरू कर देती है कि इसे पैसे ट्रांसफर मत करना, ये एक स्कैमर है। फिर रात होती है और सुयंग के घर की बेल बजती है। वो जाती है तो देखती है दरवाजे पे डिलीवरी बॉय होता है, लेकिन वो तो सोचती है उसने तो कोई चीज ऑर्डर नहीं की। जैसे ही वो देखती है वहाँ पर 2-3 डिलीवरी बॉय और आ जाते हैं और फिर वो सोचती है कि जरूर उसी स्कैमर के पास मेरा एड्रेस होगा जिसकी वजह से वो मुझे तंग कर रहा है। सुबह ऑफिस जाने से पहले सुयंग अपने डोर पर एक नोट लगा देती है जिस पर उसने लिखा होता है कि इस एड्रेस पर किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया, काइंडली आप यहाँ डिलीवर मत कीजिए। फिर वो डिटेक्टिव नाओ जो के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है। वो इसे कहते हैं कि हमने आपके केस को प्रायोरिटी पर रखा होता है और दोस्तों वाकई में वो लोग इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। रात में सुयंग अपने घर वापस जाती है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो दोनों डिटेक्टिव को कॉल करके बुलाती है। वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि कैमरास ऐसी जगह पर लगे होते हैं जहाँ पर सारी चीजें कवर नहीं हो रही हो। तभी डिटेक्टिव के सामने एक डिलीवरी बॉय आता है और उसे देखकर डिटेक्टिव को अंदाजा होता है कि मामला तो वाकई बहुत सीरियस है। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सुयंग अपने घर में कैमरास इंस्टॉल करवा रही होती है ताकि हर आने जाने वाले पर वो नजर रख सके। सुयंग ऑफिस होती है तो उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो उसे कुछ पैसे मांगती है और कहती है कि कुछ ही दिन के बाद वो उसे लौटा देगी। सुयंग थोड़ा परेशान होती है और अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल काट देती है। तभी वो मॉम से पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं, तो उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वो तो ऑफिस है। तब सुयंग समझ जाती है कि ये स्कैमर है क्योंकि उसके डैड को मरे हुए तो कितना अरसा हो गया है। ये सब होने के बाद सुयंग बहुत ज्यादा घबराना शुरू कर देती है कि उसके अलावा उसकी फैमिली को भी अब वो स्कैमर टारगेट करना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने दरवाजा खुलने की आवाज आना शुरू होती है और वो देखती है कि उसका लॉक खुद ब खुद खुल रहा है और देखती है कि एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताने आया हूँ। सुयंग उसको वहाँ से डांट के भगा लेती है और डिटेक्टिव को कॉल कर देती है। इसी तरह वो स्कैमर बहुत ज्यादा आदमियों को उसके घर भेजना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद सुयंग के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि 5 मिनट के बाद तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बस सुयंग 5 मिनट का अपने फोन पे टाइमर लगाती है और वो घबराना शुरू कर देती है। ठीक 5 मिनट के बाद एक आदमी उसके घर के अंदर आता है। इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता, डिटेक्टिव जो वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को मारते हुए अपने साथ ले जाता है। डिटेक्टिव उस लड़के से पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो कहता है कि मुझे सुयंग के नाम से ही मैसेज आया था, तभी मैं उसके घर गया था। डिटेक्टिव वहाँ समझ आता है कि जरूर ये उसी स्कैमर का काम है, लेकिन वो इस लड़के को भी बहुत मारते हैं क्योंकि उसने ऐसी हरकत की होती है। कुछ ही देर के बाद सुयंग को उसी स्कैमर का धमकी भरा मैसेज आता है और वो फिर डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे कहती है कि क्यों ना इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू की जाए जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। तभी डिटेक्टिव उसी लड़के के घर जाते हैं जिसका मूवी के स्टार्ट में ही मर्डर हो गया था और सुयंग को वॉशिंग मशीन भी इसी एड्रेस से आई होती है। फिर वो घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर तो सारा का सारा खाली होता है, बस घर के कोने में फ्रिज पड़ी होती है। जब वो उस फ्रिज को ओपन करते हैं तो अंदर उसकी लाश होती है। ये देखकर सुयंग बहुत ज्यादा टूट जाती है और ये बात वो समझ जाती है कि ये ना सिर्फ कोई स्कैमर बल्कि सीरियल किलर भी है और अब उसकी जान भी खतरे में है। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जो के पास एक लड़की आती है जो कि बिल्कुल सुयंग की तरह ही स्कैमर का शिकार हुई होती है। सुयंग की तरह ही इसी लड़की के घर भी बहुत ज्यादा डिलीवरी बॉयज आते हैं और कुछ आदमी भी आते हैं। उसके बाद स्कैमर भी उस पे हमला करने लगता है। तभी वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है और बच जाती है। डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि सुयंग के अलावा और भी बहुत ज्यादा लोग इस स्कैमर के शिकार होते हैं। फिर सुयंग अपने कंस्ट्रक्शन ऑफिस जाती है और जल्दी काम खत्म होने की वजह से घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसका बॉस किम भी उसके पीछे आ जाता है क्योंकि सुयंग को किम पर पहले ही शक होता है, वो उसे घर नहीं आने देती। फिर वो दरवाजा बंद कर देती है जिसकी वजह से उसके बॉस को चोट लग जाती है और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तो यहाँ तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। कुछ देर बाद सुयंग को महसूस होता है कि उसके घर में कोई जरूर आया था। अचानक से उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन होती है और उस पर लिखा होता है कि आज तुम जल्दी घर आ गई हो। ये देखकर वो डर जाती
जाती है और डिटेक्टिव को कॉल करती है। डिटेक्टिव आते हैं, बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद वो सू यंग को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाते हैं। ऑफिस में भी सू यंग बिल्कुल ठीक नहीं होती, वो डरी होती है और वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। फिर सू यंग को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। उसके बाद डिटेक्टिव जो को 6 ऐसे केसेस मिलते हैं जो इसी तरह की ऑनलाइन सेकेंड हैंड परचेज की वजह से मिसिंग या मर्डर वाले होते हैं। डिटेक्टिव जो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इस तरह के केस पहले हमें क्यों नहीं नजर आए। सू यंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ना चाहते हुए भी उसे अपने घर जाना पड़ता है। घर जाते हुए उसे स्कैमर की कॉल आती है तो वो उसे रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा करना बंद कर दो। तभी स्कैमर उसे $10,000 की डिमांड करता है और उसे कहता है कि आज रात 10 बजे अपना फोन ऑफ करके घर में रहना। सू यंग $10,000 अपने अकाउंट से विड्रॉ करती है और घर में फोन बंद करके बैठ जाती है। डिटेक्टिव जो सू यंग को बहुत ज्यादा कॉल्स करते हैं मगर उसका फोन ऑफ होने की वजह से उसे कॉल नहीं मिलती। उसे कॉल करते करते डिटेक्टिव उसकी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। तभी डिटेक्टिव ना को बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे वो स्कैमर को पहचान लेते हैं। वो डिटेक्टिव जो को बहुत कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्कैमर ने उन्हें पहले ही बेहोश कर दिया होता है। सू यंग से माफी मांगने के लिए बॉस किम उसके घर आता है। इससे पहले वो उसके घर जाता वो सीरियल किलर को देख लेता है और सीरियल किलर उसे वहीं पे मार देता है। बॉस किम को ठिकाने लगाने के बाद स्कैमर सू यंग के घर जाता है और वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। तभी डिटेक्टिव ना भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। इतनी देर में डिटेक्टिव जो को भी होश आ जाता है और वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच में डिटेक्टिव ना और स्कैमर की कार्स का आपस में टकराव हो जाता है और वो तीनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उतने में डिटेक्टिव जो भी वहाँ आता है और वो सू यंग और डिटेक्टिव ना को बचा लेता है लेकिन स्कैमर उनके आने से पहले ही वहाँ से भाग गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद सू यंग फिजिकली तो ठीक हो जाती है लेकिन मेंटली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और दूसरी तरफ डिटेक्टिव ना अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सके। कुछ दिन के बाद डिटेक्टिव जो को एक कॉल आती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि डिटेक्टिव ना अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे डिटेक्टिव जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो सू यंग के पास जाते हैं क्योंकि सू यंग ही वाहिद ऐसी रह गई है जिसने स्कैमर को देखा होता है। वो सू यंग से उस स्कैमर के बारे में पूछते हैं तो सू यंग को याद आता है कि किस तरह एक्सीडेंट वाले दिन स्कैमर ने सू यंग को धमकी दी थी कि अगर उसने स्कैमर के बारे में किसी को भी बताया तो उसे ढूंढते हुए स्कैमर को देर नहीं लगेगी। फिर एक्सीडेंट वाली जगह पर डिटेक्टिव जो को सीसीटीवी कैमरा में उस स्कैमर का फेस नजर आ जाता है और ये स्कैमर कोई और नहीं वही लड़का होता है जो सू यंग के घर कैमरास इंस्टॉल करने आया था। फिर सू यंग पुलिस का साथ देने के लिए तैयार होती है और वो लोग दोबारा उसी स्कैमर को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं और टारगेट ऐप पे वो उसी स्कैमर मैसेज करते हैं सेकंड हैंड चीजें खरीदने के लिए। स्कैमर उनके जाल में फंस जाता है और उन्हें सामान दिखाने के लिए आता है मगर स्कैमर को उन पे डाउट होने लग जाता है। सू यंग टॉयलेट करने के बहाने डिटेक्टिव जो को कॉल करने लगती है तो स्कैमर उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें सामान नहीं दे सकता, मैं ये सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूं। सू यंग उस स्कैमर को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है और वहां जाकर वो डिटेक्टिव जो को अपनी लोकेशन भी सेंड कर देती है। डिटेक्टिव जो फौरन ही उसी जगह के लिए निकलते हैं। वहाँ पर सू यंग को उसी स्कैमर ने बेहोश कर दिया होता है लेकिन कुछ ही देर में सू यंग को होश आ जाता है और स्कैमर उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तभी सू यंग स्कैमर को कहती है कि मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। स्कैमर उसको मारने ही लगता है कि पीछे से डिटेक्टिव जो आ जाता है वो स्कैमर पर हमला कर देते हैं। फिर वो स्कैमर को लेकर बिल्डिंग से कूद जाते हैं। गिरते ही डिटेक्टिव जो और स्कैमर मर जाते हैं। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सू यंग बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो एक अच्छी जगह पे जॉब भी करने लगती है और अपने एम्प्लॉयज का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। सू यंग का केस क्लोज तो हो चुका होता है लेकिन पहले की निस्बत सीरियल किलर्स बहुत ज्यादा टारगेट करने लग जाते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।